हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो डाल दिया है। आज मैं पंजाब अवध और मैसूर से जो अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिलेशन थे उसके बारे में, जितने भी संधियाँ हुई, जितने भी हुए, उससे रिलेटेड मैं आज एमसीक्यू कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी या अदर जीएस का भी पार्ट है ये, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। आप काफ़ी सारे कंटेंट मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डाल रखे हैं, काफ़ी सारी एमसीक्यू मैंने इसके भी डाल रखे हैं, हिस्ट्री के भी और पॉलिटिकल साइंस के भी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो पंजाब अवध और मैसूर, तो पहले पंजाब लिख लेना और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो लिखना। अवध से जब कराऊंगी तो मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? तो अवध लिख के, ठीक है। तो स्वायत्त राज्य की स्थापना, जैसे अवध ऐसे करके सर्कल में अवध लिख लो, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उसको ऐसे ऐसे करके लिखना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। और मान लीजिए अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं और से भी कभी कोई क्वेश्चन करोगे तो अवध से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको इसमें लिख लेना। सआदत खान बुरहान मुल्क, ये थे इसके स्वायत्त संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, मोहम्मद शाह आदत बुरहान, ठीक है। अगला चलते, अधोलिखित में स्वतंत्र अवध का राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके सआदत अली खान। अगला है, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। तो अवध के अंग्रेजों राज्य में विलय के समय वहां का नवाब वाजिद अली शाह था, 1847 से 56। यह अवध का अंतिम, ऑब्वियसली जब उसमें विलय हो गया तो वहाँ का नवाब खत्म हो गया, तो अंतिम नवाब यही होगा। पहला नवाब हमने देखा, अंतिम नवाब। आगे, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट किया। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है आउटरम की रिपोर्ट कब है? जैसे 3-4 ऑप्शन, जैसे आउटरम रिपोर्ट और कुछ दे देगा, इधर ईस्वीसन दे देगा, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो एक एक चीज को सुनना, ध्यान से सुनिए। कुशासन का आरोप लगा। अब देखो, अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीके से अंग्रेजों ने अपने में विलय किया था। तो अवध को जो विलय करने का कारण क्या बताया था? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। कब मिलाया गया ये भी याद रखना, डेट भी याद रखना, और किस कारण से मिलाया गया ये भी ध्यान रखना। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब सआदत अली खान था। अवध का नवाब असफुद्दौला ने 1784 में लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण कराया। अगला, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? तो कुशासित राज्य की घोषणा करके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखो यही क्वेश्चन आ गया 2013 में। और ये कब का क्वेश्चन था? देखो 9 में था। इसलिए पीवाईक्यू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड ही आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल पे अभी आपको प्रैक्टिस सेशन कराई जा रही है, और साथ ही साथ में कुछ दिन बाद आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लेके आऊँगी। वो प्रैक्टिस सेशन में भी आपका कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो वाजिद अली शाह था, ऑप्शन नंबर डी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। एक क्वेश्चन देख के आपको ये मत सोचना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको पक्के से याद हो जाएंगे। वाजिद अली साहब, बस ये देखना कि कितने बार ये रिपीट हो रहे हैं। देखो, 4 में भी आया है, 3 में भी आया है, 4 में भी आया है, पीजीटी, यूपी पीजीटी में। दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास था? तो ये था नीलकंठ नागर, एक गुजराती ब्राह्मण के पास था। तो अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? सआदत खान बुरहान मुल्क था। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। 1720 से 22 तक आगरा का गवर्नर रहा, जिसका शासन उसने अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया। बाद में उसने के वंशज भी अवध के दीवान रहे।
असफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। अब ये हो सकता है क्वेश्चन कि फैजाबाद से लखनऊ की राजधानी किस अवध सम्राट मतलब किस अवध राजा ने हस्तांतरित किया था। असफुद्दौला ने फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। असफुद्दौला ने 1784 में बुरहम के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। अगला है वाजिद अली शाह अवध का अंतिम। ठीक है, तो हम देख चुके हैं, आगे चलते हैं। आप शॉर्ट नोट जरूर बनाना, मैं क्योंकि आपको लास्ट टाइम में वही आपको एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। कितनी भी आप वीडियो देख लो, बट जब तक आप अपना खुद का सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे तब तक लास्ट टाइम आप रिवीजन नहीं कर सकते हो। किसी की भी इतनी लंबी वीडियो, इतने सारे वीडियो आप देखते होगे, इतने सारे बुक्स पढ़ते होगे, तो लास्ट टाइम में वो तो पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। अहमद शाह अब्दाली ने 1784 में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था। तो साम्राज्य का वजीर। अगला है सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदर जंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। अगला 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई। तो शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला, ऑप्शन डी। इलाहाबाद की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा डिटेल है, आप एक बार मैं बता देती हूँ। देखो 1765 में इलाहाबाद की संधि, दो संधियां हुई है। तो पहला संधि कब हुआ है, 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम, ठीक है। इसमें कौन कौन थे हमने देख लिया। एक मिनट फ्रेंड्स। देखो 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम से संधि की, जिसे इलाहाबाद की संधि, पहली संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। सम्राट शाह आलम के लिए इलाहाबाद तथा करा के जिले एवं कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को एक दूसरी संधि की, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि के रूप में जाना जाता है। संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने इलाहाबाद एवं करा के जिले शाह आलम को देने का वायदा किया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने कंपनी को 50 लाख रुपए भी देने का वायदा किया। अगला है रंजीत सिंह किस सिख मिस्र के थे। तो रंजीत सिंह सुकरचकिया मिस्र के थे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिस्र के प्रमुख महान सिंह के पुत्र थे। 13 नवंबर 1780 को रंजीत सिंह का जन्म हुआ। आगे है जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी प्रदान की। 25 अप्रैल 1809 को रंजीत सिंह और मेंटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। 1813 ईस्वी में रंजीत सिंह ने अफगान अमीर शाहजुद्दौला से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। उसी से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त की। ये भी आता है, अफगान के अमीर शाहजुद्दौला से कश्मीर अपने संरक्षण, उन्हीं से उनको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से रंजीत सिंह किस मिस्र के थे। अब हमने देख लिया सुकरचकिया मिस्र थे, ये पीजीटी 2000 में आया। अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने की थी, तो सर लॉर्ड मेटकैफ के साथ। अमृतसर की संधि, अभी हमने इलाहाबाद की संधि देखी थी, अब अमृतसर की संधि को 25 अप्रैल 1809 को रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेंटकॉफ के बीच हुई थी। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। इसी संधि के द्वारा सतलज नदी के पश्चिम में पंजाब राज्य का शासक रंजीत सिंह को तथा सतलज के पूर्व की पंजाब की रियासतें कंपनी को प्राप्त हो गई। महाराजा रंजीत सिंह अधोलिखित में किससे भेंट
किए बताए जाते हैं, तो ये थे विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी। अक्टूबर 1831 में विलियम बेंटिक महाराज रंजीत सिंह को रोपड़ के स्थान पर मिला था। रोपड़ पंजाब में है। और ये देखा हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा ना, उसमें रोपड़ किस राज्य में है? एक रंगपुर है, एक रोपड़, उसमें भी कंफ्यूजन है। तो रंगपुर आपको गुजरात में मिलेगा, रोपड़ आपको पंजाब में। इसने रंजीत सिंह से मित्रता भी की संधि की। ये खत्म हो जाएगा तो मैं एंशियंट हिस्ट्री की भी आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊंगी। पहले मॉडर्न खत्म कर देती हूँ, फिर मेडिएवल, फिर एंशियंट। किसके शासन काल में और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग जोड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं उसी से आपको और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँगी। किसने शासन में फ़कीर अजीज़ उद दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? तो ये थे रंजीत सिंह, ऑप्शन बी। रंजीत सिंह पंजाब का उदार शासक था। वह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में सर्वप्रिय था। फ़कीर अजीज उद दीन उसका विदेश मंत्री था। अगला है, राजा रंजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो शाह सुजा से, ऑप्शन डी। 1800 में देख लिए थे, ये तो कोई नहीं। किन दो ब्राह्मण भाइयों ने रंजीत सिंह को शासनकाल में सिख धर्म अपनाया था? तो ये थे अंतर सिंह और लहना सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह तक सिख साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवन काल में अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी भटकने नहीं दिया। वह धर्म दृष्टि से उदार था, किसी को धर्म थोपा नहीं। उसके शासन में अंतर सिंह, लहना सिंह ने सिख धर्म अपनाया। बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ, वह था सुजाउद्दौला, ऑप्शन बी। देखो 22 अक्टूबर 1764 को तीन भारतीय शक्ति, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम की सम्मिलित सेना ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाले अंग्रेजी सेना ने बिहार के बक्सर नामक स्थान पर पराजित कर दिया। भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना बक्सर विजय से ही मानी जाती है। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा 1765 से 1772 तक द्वैत शासन स्थापित किया गया। आगे है, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ? तो ये हुआ था सेकंड वाला, तो सेकंड वाला हुआ था, ठीक है। अगला है द्वितीय मंगलोर युद्ध की समाप्ति, तो मैंगलोर की संधि से। अगला है, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने दम्भ भरे शब्दों में कहा, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुई थी। तीसरा वाला, कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की इस संधि पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। ठीक है। अगला, सेरीगपत्तम की संधि ब्रिटिश एवं, देखो श्रीरंगपट्टनम को ही बोलते हैं सेरीगपत्तनम, ठीक है। ब्रिटिश और किस अन्य शक्ति के बीच हुआ था? तो हुआ था टीपू सुल्तान के बीच। आगे है, आज के क्लास का इस लास्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था? तो तत्कालिक कारण था टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। तो देखो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1799 मैसूर राज्य पर वेलेस्ली ने आक्रमण किया। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल युद्ध के दुर्ग द्वारा लड़ता हुआ मारा गया, चौथे में, ठीक है। मैसूर का राजा वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को बनाकर मैसूर पर सहायक संधि लाद दी। कुशासन के कारण 1831 में लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर को कंपनी के सीधे शासन में ले लिया। तो ठीक है फ्रेंड, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन मेरे पास है,
वो घटना चक्र के यूपीपीसीएस आरओ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे उसमें भी जितने क्वेश्चन होंगे वो भी नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगी। तो ये जो टॉपिक है देसी रियासत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी आपके ग्रुप उसमें शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।